Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. दौरे हाजिर का एक अजीम दास्तान गो जिसे नाकामियों ने बहुत गोते दिए, लेकिन वो समुंदर की अथाह गहराइयों में गोता लगाने का शौक लेकर पैदा हुआ था। शायद यही वो जुनून था कि नाकामी भी उससे हार गई और वो मौजूदा दौर का एक अजीम कहानी दिखाने और सुनाने वालों में शुमार होने लगा। दोस्तों, वो कोई और नहीं, टाइटैनिक और एवाटार जैसी फिल्में बनाने वाला फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन है। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। जेम्स कैमरॉन एक ऐसा फिल्म मेकर जिसे बचपन से ही समुंदर की गहराइयों में जाकर समुंदर की तह खोजने का शौक था। फिल्म बनाने का भी उसे बहुत शौक था। तो फिर क्या था, उसने ये दोनों शौक इकट्ठे पूरे कर लिए। उसके इन दोनों जुनून का नतीजा अपने दौर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करने वाली फिल्म टाइटैनिक थी। टाइटैनिक को तलाश करके देखने के लिए जेम्स कैमरॉन को कई बार समुंदर की उस गहराई में जाना पड़ा जहां इस अजीमोशान जहाज का मलबा गल सड़ रहा था। इसी को देखकर जेम्स ने एक कहानी सोची और फिर इसी कहानी पर ऐसी फिल्म बना डाली जिसने इंसानी तारीख में कही जाने वाली तमाम कहानियों से ज्यादा दौलत कमाने का एजाज हासिल कर लिया। और फिर चंद साल बाद ही जेम्स कैमरॉन ने अपना ही रिकॉर्ड एवाटार बनाकर तोड़ दिया। टाइटैनिक ने 2 अरब 29 करोड़ डॉलर कमाए थे, जबकि एवाटार ने 2 अरब 78 करोड़ डॉलर। जेम्स कैमरॉन एक कैनेडियन नर्स का बेटा था। वो 1970 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया आया। साइंस से उसको इश्क था और वो फिजिक्स में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता था। उसने ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन उसे कोई भी नौकरी देने को तैयार ना था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ट्रक ड्राइवर की एक छोटी सी मुलाजमत मिल गई। लेकिन जेम्स एक नालायक ड्राइवर साबित हुआ। नौकरी में नाकामी के साथ साथ जेम्स ने शादी भी कर ली, जो कि इसकी दूसरी नाकामी साबित हुई। बीवी से उसकी नहीं बन पाती थी, लेकिन फिर भी वो ड्राइविंग और शादीशुदा जिंदगी के मामलात निभाने की कोशिश करता रहा। उसे लिखने का भी शौक था, तो जब भी उसे वक्त मिलता वो लिखना शुरू कर देता। लेकिन लिखना उसकी तीसरी नाकामी थी, क्योंकि उसके लिखे को छापने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता था। लेकिन उसे इस बात से ज्यादा गर्ज भी नहीं थी। उसे गर्ज थी तो इस बात से कि नई फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी शौक की वजह से वो सिनेमेटोग्राफी में होने वाली जदीद तहकीकात पढ़ता रहता था। जेम्स कैमरॉन अब 23 बरस का हो चुका था और उसे अब ये लगने लगा था कि उसे जिंदगी में जो कुछ करना था वो कर चुका है। अब उसे किसी किस्म की अचीवमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन उसने इंतहाई मेहनती और काबिल हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज लूकस की फिल्म स्टार वॉर देख ली। इस फिल्म ने उसका नजरिया बदल कर रख दिया। उस दिन उसने ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी और उसने तय कर लिया कि वो भी ऐसी फिल्में बनाएगा जिसे दुनिया मुंह में उंगलियां दबाए सिनेमा में देखेगी और पलक तक नहीं झपकाएगी। उसने ऐसी फिल्में बनाने का फैसला किया जिसमें इंसानी नफ्सियात को दंग कर देने वाली चीजें यूं दिखाई जाएं जैसे वो रियलिटी में उनके सामने हो रही हों। बस क्या था, जेम्स कैमरॉन ने कुछ फिल्म साजों के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर वही हुआ जो इस उम्र के अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। चंद फिल्मों को बनता देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि वो भी एक फिल्म बना सकता है। उसने अपने दोस्तों के सामने जो फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे बड़ी बड़ी बातें कर दी और एक फिल्म बनाने का भी ऐलान कर दिया। ये फिल्म थी जीनोजेनेसिस। ये उसने खुद लिखी थी और काफी हद तक स्टार वॉर्स से मुतासिर लगती थी। उसने दोस्तों की मदद से पैसे इकट्ठे करके एक कैमरा किराए पर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन मसला ये था कि बजट कम होने की वजह से कैमरा बस एक दिन के लिए ही किराए पर लिया जा सकता था, जबकि फिल्म की डिमांड थी कि उसकी शूटिंग काफी दिनों तक चले। बजट की वजह से कहानी को शॉर्ट करना पड़ा और मुख्तसर करते करते फिल्म सिर्फ 10 से 12 मिनट की रह गई। लेकिन यहाँ एक और परेशानी ने जन्म ले लिया। जेम्स कैमरॉन जिस कैमरे को समझता था कि चलाना बहुत आसान है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। दोस्तों के सामने भरम रखने के लिए उसने कैमरा पर अपनी महारत दिखाना चाही तो वो खुल गया और उसे बंद करना एक और मसला बन गया। अब हाल ये था कि अब जेम्स कैमरॉन की पूरी टीम रिकॉर्डिंग की बजाय कैमरा जोड़ने में मसरूफ थी।
जबकि जेम्स कैमरॉन समेत किसी को भी नहीं पता था कि कैमरा खुला है या टूट गया है। बहरहाल सुबह तक किसी न किसी तरह कैमरा ठीक हो गया और फिर फिल्म के लिए चंद शॉट्स भी ले लिए गए। इसके नतीजे में अब समझ आ गई थी कि फिल्म बनाने के लिए एक कैमरामैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेम्स के लिए गए शॉट्स इंतहाई लो क्वालिटी के थे। उन दिनों फिल्में देखने के लिए प्रोजेक्टर इस्तेमाल होते थे। सो जब जेम्स के दोस्तों ने उसके लिए गए शॉट्स देखे तो वो हंसने लगे। जेम्स ने खुद को उनके सामने बड़ा एक्सपर्ट बनाकर पेश किया था और अब उसे मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। सारी शोखी और जमा की गई रकम हवा में उड़ चुकी थी। फिल्म के शॉट्स बहुत बुरे आए थे। बीवी उससे पहले ही नाराज थी और ट्रक की नौकरी वो पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसका कहानी दिखाने और सुनाने का शौक कम नहीं हुआ। अब वो ये जान चुका था कि अगर उसे फिल्म बनानी है तो पहले उसे इसे बनाना सीखना होगा। अब जेम्स ने कुछ कम बजट वाली फिल्मों में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया था। वो थोड़े से पैसों की इवज कहीं असिस्टेंट ड्रेस डिजाइनर और कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता और ज्यादातर उसे असिस्टेंट स्पेशल इफेक्ट्स का काम मिलता था। इसी दौरान उसे एक फिल्म पिराना 2 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया, लेकिन फिल्म के दौरान ही असल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद डायरेक्टर फिल्म बीच में ही छोड़कर चला गया। मजबूरन फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसकी हदायतकारी जेम्स के हवाले कर दी। जेम्स ने जी जान से इस फिल्म के लिए मेहनत की। ये एक अतालवी जुबान में बनने वाली हॉरर फिल्म थी, लेकिन फिल्म के दौरान ही प्रोड्यूसर समझ गया कि जेम्स खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी है। उसने जेम्स पर अपना एतमाद खो दिया। वजह यह थी कि प्रोड्यूसर उसे एक फनकार के क्लोजअप शॉट्स लेने को कह रहा था, लेकिन जेम्स कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसकी कोशिश में एक दिन जाया हो गया और फिर दूसरा दिन भी जाया हो गया। अब प्रोड्यूसर ने जेम्स को धक्के देकर फिल्म के सेट से निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर बुलाकर बतौर मुआवन साथ रख लिया। लेकिन यहाँ फिर से एक और मसला पैदा हो गया और वो ये कि जेम्स को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये नौकरी तो वैसे ही हाथ से गई और इस बीमारी के साथ वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता था। मार्केट में जेम्स का नाम भी बहुत खराब हो रहा था। ये उसकी प्रोफेशनल जिंदगी का बदतरीन वक्त था। इस वक्त जेम्स 28 बरस का हो चुका था। इसी बीमारी के दौरान उसने एक डरावना ख्वाब भी देखा। उसने देखा कि एक लोहे का इंसान उस पर चढ़ दौड़ा है। शायद ये मुसलसल नाकामी और प्रोड्यूसर का खौफ था जो एक ख्वाब की सूरत में उस पर हावी हो गया था। लेकिन जेम्स कैमरॉन को यही ख्वाब उसे कामयाबियों की बुलंदियों पर ले गया। जेम्स ने उसी लोहे के इंसान को अपनी अगली फिल्म का मौजू बनाने का फैसला कर लिया। इस मौजू पर उसने एक फिल्म लिख डाली। फिल्म में फ्यूचर से एक लोहे का इंसान आन वारिद होता है और उधम मचा देता है। उस वक्त तक इस क्वालिटी के विजुअल इफेक्ट नहीं होते थे, इसलिए इन्हें बनाना भी कोई नहीं जानता था। यहाँ जेम्स की साइंस में महारत एक बार फिर उसके काम आई। उसने मुश्किल इफेक्ट्स को बनाने का हल ढूंढ निकाला, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम दरकार थी, जो कि जाहिर है कि जेम्स के पास बिल्कुल भी नहीं थी। इसके लिए उसने डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से राब्ता किया। सब कंपनीज ने कहानी को पसंद किया और इसे खरीदने का इजहार भी किया, लेकिन वो जेम्स को बतौर डायरेक्टर रखने को तैयार नहीं थे और जेम्स अपनी कहानी को हर सूरत खुद ही डायरेक्ट करना चाहता था। ऐसे में उसको याद आया कि उसकी नाकामियों के जमाने की एक दोस्त गेल एनी हर्ड बहुत अमीर हो चुकी है। उसने भी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई है। जेम्स अपनी किस्मत आजमाने उसके पास जा पहुंचा। दोस्त ने दोस्त की लाज तो रखी, लेकिन इस शर्त पर कि वो जेम्स को बतौर डायरेक्टर तो लेगी, लेकिन जेम्स को कहानी और डायरेक्टरशिप के बदले $1 भी नहीं देगी। सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए उसके मुआवजे के खाने में सिर्फ $1 लिख दिया जाएगा। हर कामयाब इंसान अपने इंतहाई नाकामी के दिनों में भी जानता है कि वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। ये उसका खुद पर ईमान होता है। जबकि इसी तरह जेम्स कैमरॉन भी जानता था कि आखिर एक दिन उसे कामयाब होना है, लिहाजा वो $1 पर भी मान गया और फिल्म बनाना शुरू कर दी। ये फिल्म थी टर्मिनेटर 1। फिल्म बहुत मेहनत से और जदीद टेक्निक के साथ बनी, लेकिन जब सिनेमा घरों में तकसीम करने वाली कंपनी से राब्ता किया गया कि वो फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंचाए, तो जानते हैं कि क्या हुआ? कंपनियों ने कहा कि ये एक डब्बा फिल्म है, 1 हफ्ते से ज्यादा सिनेमा घरों में नहीं चल पाएगी, इसलिए वो इसे बहुत सस्ता खरीदेंगे। चुनाचे टर्मिनेटर 1 को औने पौने दामों में बेच दिया गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही ये फिल्म पर्दा स्क्रीन पर वारिद हुई, बूम, तहलका मच गया। वो फिल्म जिस पर इंतहाई बचत करते हुए सिर्फ $64 लाख खर्च किए गए थे, $8 करोड़ कमा गई। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, प्रोड्यूसर्स और फिल्म की कास्ट सब जेम्स के दीवाने हो गए। फिल्म की प्रोड्यूसर जिसने फिल्म से पहले जेम्स को सिर्फ $1 दिया था, वो फिल्म के बाद उससे शादी के लिए तैयार हो गई और ये शादी हो भी गई। और अब जेम्स एक राइटर डायरेक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर भी था, क्योंकि उसकी बीवी ने जेम्स के कदमों में अपनी सारी दौलत रख दी। बस फिर अब क्या था?
जेम्स ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म बनाना शुरू कर दी। फिल्में तो उसकी बुलंदियों को छू रही थीं, लेकिन वो खुद गहराइयों में जाना चाहता था, समुंदर की गहराइयों में। जेम्स को समुंदर की गहराई बहुत मुतासिर करती थी। वो इसमें मौजूद हैरतनाक दुनिया को बार बार देखने की ख्वाहिश रखता था। यही वो शौक था जो उसे टाइटैनिक जैसी फिल्म बनाने की तरफ ले गया। उसने एक जानदार कहानी लिखी और फिर वो समुंदर की गहराइयों में उतर गया। उसने बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में डूबे उस तारीखी जहाज को कई बार समुंदर की गहराई में जाकर देखा और उसी दौरान समुंदर की तह में बैठकर फिल्म के बेशतर डायलॉग्स भी तरतीब दिए। फिल्म की सारी तैयारी करके जब कैमरॉन ने बजट का हिसाब लगाया तो पता चला कि फिल्म के लिए 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम की जरूरत है। ये 1990 की दहाई की बात है। उस वक्त इतने बड़े बजट की फिल्म बहुत ही कम बना करती थी, लेकिन जेम्स के कामयाब करियर को देखकर कुछ प्रोड्यूसर ने जुआ खेल दिया और फिर फिल्म 1997 में बन गई। जब पर्दा स्क्रीन पर टाइटैनिक आ चुकी तो इसका एक एक फ्रेम पीस ऑफ आर्ट कहलाया। इस फिल्म ने हॉलीवुड को इतना मुनाफा दिया जिसका किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2 अरब 29 करोड़ डॉलर से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जबकि इसकी सिनेमा और ऑनलाइन सेल आज तक जारी है। जेम्स ने टाइटैनिक की कामयाबी के बाद 10 साल तक सिनेमा के लिए कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इस दौरान वो एक लम्हे के लिए भी बड़ी स्क्रीन से गाफिल नहीं हुआ। इसके दिमाग में टाइटैनिक से भी पहले लिखी एक कहानी करवटें ले रही थी। वो ये कहानी दुनिया को दिखाना चाहता था। ये एक नामालूम सियारे पर बसने वाले ऐसे लोगों की कहानी थी जिन्हें इंसानों से खतरा लाहक था। कहानी हमेशा पर्दा स्क्रीन से पहले डायरेक्टर के दिमाग में बनती है। तो मसला ये था कि जो कहानी जेम्स अपने दिमाग के पर्दे पर बना बैठा था, वैसी कहानी पर्दा स्क्रीन पर दिखाना नामुमकिन था, क्योंकि 21वीं सदी के आगाज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी जिसकी मदद से जेम्स की सोची गई कहानी फिल्माई जा सके। उसने कैमरा कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा कैमरा तैयार करवाया जिससे सीन की डेप्थ किसी भी कैमरे से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड हो सकती थी। फ्यूजन कैमरा की मदद से जेम्स ने 3D टेक्नोलॉजी में मजीद जिद्दत और बेहतरी पैदा की। ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, लेकिन महदूद पैमाने पर जेम्स इसे बिल्कुल नए लेवल पर ले गया। यकीनन आज आप किसी भी बड़े शहर में आप 3D मूवीज ग्लासेस लगाकर बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो अब इस टेक्नोलॉजी के साथ जेम्स वो कहानी दिखा सकता था जो वो 1994 से सोचे बैठा था। इस तमाम जिद्दत के साथ जेम्स ने एवटार बनाने का आगाज कर दिया। 2009 में ये फिल्म बन गई। जेम्स की पिछली फिल्म की तरह ये फिल्म भी महंगी बनी और इस पर 30 करोड़ डॉलर खर्च आया, लेकिन इस फिल्म ने टाइटैनिक का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। ये फिल्म आज तक की दुनिया की तारीख में कही जाने वाली, पढ़ी जाने वाली और देखी जाने वाली कहानियों में सबसे ज्यादा कमाने वाली कहानी साबित हुई। इस फिल्म में 2 अरब 78 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस किया और ये सिलसिला आज तक जारी है। फिल्म की कमाई भी जारी है और जेम्स से इसके दोस्तों की शिकायत भी जारी है। जेम्स के साथ टाइटैनिक में मरकजी किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कैट विंसलेट का कहना है कि मेरे बाप की तौबा, मैं अब कभी जेम्स के साथ काम नहीं करूंगी। शायद जेम्स के इसी सख्त रवैये की वजह से इसकी हर नई फिल्म में आपको नए अदाकार नजर आते हैं। स्क्रीन के पीछे काम करने वाले भी जेम्स से अक्सर नाराज रहते हैं। उनका कहना है कि जेम्स बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जब वो काम शुरू कर देता है, इससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं होता। बेहतरीन काम को भी कई बार करवाता है जिसकी हरगिज भी जरूरत नहीं होती। जेम्स के प्रोड्यूसर्स भी इससे नाराज रहते हैं। उनका कहना है कि जेम्स फिल्म के लिए एक बार जो बजट बताता है, फिर उसमें कई बार इजाफा करवाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब फिल्म दरमियान में लटक रही होती है और हमें हर सूरत में इसका इंतजाम करना पड़ता है। जेम्स की हर फिल्म के बाद जेम्स के कई अदाकार और को वर्कर्स जेम्स को इसी वजह से छोड़ जाते हैं। वो एक मुतजस्सिस दास्तान गो है, हैरत और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान। यही तजस्सुस उसे समुंदर की गहराइयों में ले जाता है। इसका शौक इतना ज्यादा है कि समुंदर की सबसे गहरी तरीन जगहों में दर्जनों बार जा चुका है। 2010 में उसने बताया था कि वो समुंदर की गहराई में पानी के नीचे 3000 घंटे गुजार चुका है। About 3,000 hours underwater and 500 hours of that was in submersible. 2012 में जेम्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। वो दुनिया के सबसे गहरे समुंदर की सबसे गहरी तरीन खाई में तने तनहा उतर गया और इसकी फिल्म भी बना डाली। ये जगह जापान और इंडोनेशिया के दरमियान और चीन के मशरिक में बहरुल काहिल में वाक़ है। इसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, जिस पर मैं तफसील से अपनी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सतह समुंदर से इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। इतनी गहराई में इससे पहले कभी कोई नहीं पहुंचा था। जेम्स ने यहां तक पहुंचने के लिए खुसूसी तौर पर एक सबमरीन तैयार करवाई जिसे डीप सी चैलेंजर का नाम दिया गया था।
इस 7 मीटर लंबी मशीन को सिर्फ एक पायलट चला सकता था और इस पायलट के साथ कोई दूसरा इंसान बैठ नहीं सकता था। इसलिए जेम्स बेवक्त वक्त पायलट, गोताखोर, इंजीनियर, कैमरामैन, डायरेक्टर और रिसर्चर था। जेम्स ने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं। ये तकरीबन सब के सब समुद्र की गहराइयों से मुतल्लक हैं। जेम्स अभी जिंदा है और कहानियां सुना रहा है और दिखा भी रहा है, जबकि इसकी कहानियां इसे मरने के बाद भी जिंदा रखेंगी। इसकी जिंदगी हर कामयाबी की तलाश में निकले शख्स के लिए एक सबक है। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।